हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट, जो कि आपके सिलेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, बात आ रही है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ को लेके, जो कि आपके प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जो है ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री पार्क घोषित करके इसका जो है संरक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, और यूनेस्को के द्वारा जो है इसको राष्ट्रीय धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपको नाविक एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात आ रही है शार्क को लेके। तो शार्क के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, और इसी को शॉर्ट में जो है शार्क कहा जाता है। दोस्तों, इसके अंदर जो है दक्षिण एशिया के टोटल जो 8 देश हैं वो आते हैं, और सार्क जो है ना ये एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 8 दिसंबर 1985 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर जो सचिवालय है ये आपके नेपाल काठमांडू के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण एशिया के 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कि जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जिनको चालुक्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन से राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन है आपके पास में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो दोस्तों, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, और ये जो है राजस्थान में पड़ते हैं। और अगर बात करें कि राजस्थान में ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में जो है एक सिरोही जिला है। ठीक है, और सिरोही जिले में जो है ये आपके माउंट आबू नगर में स्थित हैं। ठीक है, और ये जो मंदिर है ना ये आपके जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनको समर्पित है, और इनका जो निर्माण है वो आपके 1931 में जो है तेजपाल और वास्तुपाल नामक 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जो कि आपके एक्सरे से रिलेटेड है, और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सरे से रिलेटेड सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कि इनमें जो है कम भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन बी कि ये प्रकाश की गति से चल सकती है। ऑप्शन सी कि यह परावर्तित या अपवर्तित दोनों हो सकती है, या ऑप्शन डी कि फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों एक्सरे जो होती है ये प्रकाश का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो आपके 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, और इसकी जो भेदन क्षमता होती है ना वो काफी तेज होती है। इसी वजह से जो है मेडिकल इंडस्ट्री में जो है एक्सरे को यूज में लिया जाता है, जिससे कि मानव शरीर की हड्डियों तक को जो है देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है कि इनकी कम भेदन क्षमता होती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक्सरे की जो भेदन क्षमता होती है वो काफी तेज होती है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो इनमें से जो है कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके, जिसको हम लोग जो है मीठा सोडा या फिर जो है खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है आपके NaHCO3। ठीक है, और इसको जो है बोला जाता है मीठा सोडा। और अब पूछा जा रहा है कि जब मीठा सोडा को गर्म किया जाता है, एटलीस्ट जो है इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ता है दोस्तों,
तो जब इसको गर्म किया जाता है ना तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट के अंदर बदल जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर देख पा रहे हैं। और दोस्तों सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट को जो है यहाँ पर वॉशिंग सोडा या फिर जो है धावन सोडा कहा जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी जो है मैंने आपको पीछे के वीडियोज में बता रखा है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, जिसको मतलब कि कपड़े धोने के लिए या फिर जो है जल की कठोरता को दूर करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, और ये जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। देखिएगा प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन या फिर क्रोमियम। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम, जिसका प्रतीक होता है कैपिटल यू। और देखिए दोस्तों यूरेनियम जो होता है ना ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इसको जो है आपके अयस्क की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यूरेनियम को कौन से अयस्क से निकाला जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इसको जो है पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। कौन से अयस्क से, तो पीच ब्लेंड से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। और ये जो है आपके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना मतलब कि इनमें से स्वतः ही जो है आपके विकिरण का मतलब उत्सर्जन होता रहता है, जिसमें कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें जो होती है वो इनमें से निकलती है। और इसका जो नाम है ना यूरेनियम, ये जो है यूरेनस ग्रह के आधार पर रखा गया है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 7, और यहाँ पर जो है आपको वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों आप लोगों को जो है यहाँ पर वेन डायग्राम बताना है कि विमान, पायलट और आकाश के बीच में जो है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वेन डायग्राम जो है वो सही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है इन तीनों ऑप्शंस को देखें, विमान, पायलट और आकाश, तो इनमें दोस्तों कॉमन क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो है कॉमन है आपका आकाश। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आकाश के अंदर ही जो है विमान उड़ता है और विमान के अंदर ही होता है पायलट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी है ना वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पहला राउंड है, ठीक है, यानी कि जो पहला सर्कल है ये आपके स्काई यानी कि आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हम जानते हैं कि आकाश में जो है आपके विमान उड़ता है, यानी कि जो एरोप्लेन उड़ता है वो आकाश के अंदर उड़ता है। और विमान के अंदर कौन होता है, तो विमान के अंदर ही होता है पायलट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है ये इसके लिए सही वेन डायग्राम होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पर जो है आपको ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि नाविक एग्जाम को ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर आपको एक देखने को मिल जाता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप और लाइन टू लाइन सॉल्व करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x जो है वो y की बहन है। तो पहली लाइन क्या होगी कि x जो है वो y की बहन है। तो मान लीजिए कि ये कोई x है जो कि इस y की बहन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर पहली लाइन में बोला गया था कि x जो है वो y की बहन है और y जो है ना वो भाई है z का। अगली लाइन में बोला गया है कि जो y है वो भाई है z का। चलिए ये जो y है ना ये किसका भाई है, तो ये यहाँ पर z का भाई है। चलिए ये दो लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है कि जो z है ना ये पति है p का। ठीक है, तो z जो है ये किसका पति है, p का पति है। और यहाँ पर हम लोग जो है कपल को दर्शाने के लिए दोस्तों प्लस साइन को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था कि z पति है p का और o पिता है y का। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि एक o है, ठीक है, जो कि इस y का पिता है। चलिए ये कोई पिता हो गया o जो कि y का पिता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बताएं कि p का जो है o के साथ में क्या रिलेशन है। आपको ये बताना है कि ये जो o और p है ना इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि O और P का रिलेशन आपस में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए Z जो है ना इसकी पत्नी कौन है, P है। ठीक है, Z की पत्नी है P और Y जो है ये Z का क्या लगता है, तो ये इसका भाई लगता है। यानी कि Z के पिता भी कौन होंगे, O होंगे। ठीक है, तो यानी कि इन ऑप्शंस को अगर देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुत्रवधू। ठीक है, क्योंकि देखिए Z की पत्नी है P
और जेड के पिता है ओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनकी डॉटर इन लॉ यानी कि ये पुत्र वधू हो जाएगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिएगा प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार है ये किसको है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति या ऑप्शन डी संसद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है आपात स्थिति की घोषणा करने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को है। और हमारे संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये जो है ना आपके अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, इसके अलावा 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात है। तो ये 3 प्रकार के आपके आपात होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 10, और ये जो है आपके आईजीजी एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है वो किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना उन्होंने 1893 में, ठीक है, कब 1893 में जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है आपके गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया। ठीक है, और तिलक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन भी किया था और इसी की वजह से जो है इनको 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा भी हुई थी। ठीक है, और दोस्तों इनको जो है लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई है। इनका जो रियल नेम है वो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, और जो वैलेंटाइन सिरोल है ना तो उन्होंने जो है इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और काफी बार देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इस पॉइंट को जो है आप लोग विशेष तौर पे नोट डाउन कीजिएगा कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने जो है इनको भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यूरी जो है ये किसकी यूनिट है। ठीक है, तो इसके बारे में शायद ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बता रखा है। तो देखिए ऑप्शंस हैं रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता, ऑप्शन बी गामा किरणों की ऊर्जा, ऑप्शन सी गामा किरणों की तीव्रता या ऑप्शन डी वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता। अब बात करें कि ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो प्रक्रिया है जिसमें कि एक अस्थिर परमाणु जो है अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता हो। ठीक है, या फिर सिंपली अगर हम बोलें तो ऐसे पदार्थ जो कि स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हो जो कि विकिरणशील होती हो। ठीक है, तो उसी को जो है रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। और ये जो विकिरण होते हैं ना ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में मुक्त होते हैं। ठीक है, और रेडियो सक्रियता की जो खोज है ना ये हेनरी बेकुरेल के द्वारा की गई थी और क्यूरी जो होती है ना वो रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 12। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो है आकाश कैसा प्रतीत होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास में नीला, गहरा लाल, श्वेत या फिर काला। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला यानी कि ब्लैक। देखिए अगर वायुमंडल नहीं होगा ना तो यहाँ पर जो है आपको आसमान का रंग काला दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। तो देखिए क्या होता है कि आसमान का जो रंग है ना वो उसका खुद का नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो रंग है ना ये सूर्य से आने वाले प्रकाश जो होता है ना वो जब वायुमंडल में फैलता है, तो वायुमंडल में आपको पता है गैस, धूलकण ये सब हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि प्रकाश का परिकिरणन हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो है आप लोगों को आसमान का जो रंग है ना वो आपको नीला दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग जो है अंतरिक्ष से देखें ना, ठीक है, तो वहां पर जो है अंतरिक्ष आपको जो है काला कलर का दिखाई देता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लैक, कि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल ना हो तो आसमान जो है वो आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जो है कौन सा कारण जो है जिम्मेदार है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या फिर ध्रुवण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन।
देखिए ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जो है परावर्तन जिम्मेदार होता है, क्योंकि देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए ना, तो इसी घटना को या फिर इसी क्रिया को जो है हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, और इसी कारण से जो है ध्वनि तरंगों की गूंज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश के स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए सेंटेंस है आपके पास में कि ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में जो है एरर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस अगर आप लोग ध्यान में देखें ना, तो यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिया हुआ है विदाउट फ्यू नॉलेज, ठीक है, तो इस पोर्शन में जो है यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है फ्यू की जगह पे लिटिल आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके विदाउट लिटिल नॉलेज। क्योंकि देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फ्यू का जो यूज होता है ना, ये काउंटेबल नाउन, और लिटिल का जो प्रयोग है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है, और हमें ये पता है कि जो नॉलेज है, ठीक है, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो नॉलेज जब अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पर फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पे लिटिल आएगा, ठीक है। तो आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में जो है गलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉलेज से पहले लिटिल आता है, क्योंकि नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पे भी जो है आपको एरर ही फाइंड करना है। तो देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि आई डोंट रिकॉग्नाइज एंड नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर टुडे, ठीक है। तो इस सेंटेंस के जो है कौन से पार्ट में एरर है ये चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ना कि आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ, ठीक है, तो ये देखिए आपको जो दिया हुआ है कि आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ, ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए आएगा आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे नन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये नन हट जाएगा और नन की जगह पे क्या आएगा, तो नन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एनी। अब देखिए ऐसा क्यों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा इसको। तो जो सेंटेंस है ना, ये डोंट के कारण पहले से जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पर नन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए जो है यहाँ पे एनी आएगा, ठीक है, जो कि आपके नेगेटिव सेंस देता है। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा कि आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ की जगह पे आ जाएगा आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्या है, तो इडियम और फ्रेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए एक इडियम है आपके पास में ए बर्निंग क्वेश्चन। तो ए बर्निंग क्वेश्चन एक इडियम है, और इसके लिए जो है आपको बताना है कि कौन सा मीनिंग जो है मोस्ट सुटेबल मीनिंग है, ठीक है। तो ए बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर जो है एक ज्वलंत मुद्दा, ठीक है, यानी कि जो ट्रेंड में मुद्दा हो या फिर कोई चीज जो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो है, उसके लिए बोला जाता है ए बर्निंग क्वेश्चन। तो देखिए चार ऑप्शंस हैं, ए लेंदी क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन यूजलेस क्वेश्चन, या फिर जो है आपके एन इजी क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिस प्रकार ए बर्निंग क्वेश्चन मतलब कि ज्वलंत मुद्दा या फिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे बताना है कि द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जो आपके स्टार और प्लैनेट्स की स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एनाटॉमी या फिर एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी। देखिए जो आपके स्टार्स और प्लैनेट्स की जो स्टडी होती है या फिर जो आपकी बोल सकते हैं कि तारे और ग्रहों का जो अध्ययन होता है ना, वो आपके एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे जो है इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा आप लोग, एस्ट्रोनॉमी को जो है हिंदी में कहा जाता है खगोल विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को लेके बात करें तो देखिए आर्कियोलॉजी जो आया ना, तो आर्कियोलॉजी बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान को, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को पता है कि जो ज्योतिष विद्या होती है, ठीक है, या फिर ज्योतिष विज्ञान जो होती है उसके लिए बोला जाता है। और एनाटॉमी आप सभी को पता होगा, ठीक है, और विशेषकर उन स्टूडेंट्स को पता होगा जो कि बायोलॉजी के फील्ड से हैं। तो जो प्राणी विज्ञान होती है, ठीक है, या फिर जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका अध्ययन जो है वो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर जो है आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सोफा सेट जो है उसके ऊपर लाभ मार्जिन 100% है, ठीक है,
यानी कि एक सोफा सेट है जिसको अगर बेचा जाए तो उस पर लाभ जो है वो 100 रुपए होता है, ठीक है। और अब बोला जा रहा है कि यदि सोफा की कीमत जो है वो 20% तक गिर जाती है तो नया लाभ मार्जिन में जो है परसेंट में क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है सोफा सेट का वो आपके 100 रुपए है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, तो हमने मान लिया कि सोफा सेट का जो क्रय मूल्य है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि एक सोफा सेट पर लाभ मार्जिन जो है वो 100% है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपके सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया टोटल 200। क्योंकि देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सोफा सेट है उसके ऊपर 100% का लाभ होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रही होगी, ठीक है। और उसको जब बेचा गया तो उस पर 100% लाभ हुआ है, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 200, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 200। बाद में क्या बोला जा रहा है कि यदि सोफा की कीमत में 20% जो है वो गिर जाती है, ठीक है। यानी कि अब जो आपके नया कॉस्ट, ठीक है, न्यू कॉस्ट प्राइस जो है ना वो कितना हो गया, वो हो गया आपके 80, ठीक है। न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया आपके 80। तो अब देखिए लाभ में भी फर्क आएगा, तो लाभ कितना हो जाएगा, पहले सेलिंग प्राइस थी 80, 200, ठीक है। पहले सेलिंग प्राइस थी 200 और उसमें से जो है अभी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 80, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके से मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा 120 रुपए का, ठीक है। यानी कि अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 120 रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे हम कर लेंगे आपके प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके 150%। और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए फटाफट से जो है एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो आपको बोला गया था कि कोई सोफा सेट है जिसको बेचने पर जो है उस पर 100 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सोफा सेट जो है वो 100 रुपए का रहा होगा, ठीक है। और उसके ऊपर जब 100 रुपए का लाभ हुआ है तो जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य वो कितना हो गया, 200 रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने ये बोला कि यदि सोफा की कीमत जो है वो 20% तक गिर जाती है, ठीक है। यानी कि अब जो कीमत है वो गिर गई, तो पहले अगर 100 रुपए में आता था तो अब यहाँ पर देखिए 80 रुपए में आ रहा है, ठीक है। तो नई जो आपके प्रॉफिट होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो नई जो प्रॉफिट होगी उसमें क्या करेंगे, 200 में से 80 को घटा लेंगे जिससे कि हमारे पास 120 आ जाएगा। तो फिर जो है हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 120 बट्टा 80 गुणा 100, जिससे कि वैल्यू आ जाएगी 150। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पे जो है आपको औसत का क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज का। और आपको एग्जाम में जो है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है ना वो 5वीं संख्या का 3 गुना है, ठीक है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का जो औसत है वो अगर 85.8 हो तो 5वीं संख्या आपको बतानी है कि वो संख्या जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसको समझिएगा यहाँ पे। तो हमने मान लिया दोस्तों कि वो जो 5वीं संख्या होगी ना वो यहाँ पर x होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है ना वो 5वीं संख्या का 3 गुना है, ठीक है। और हमने 5वीं संख्या मानी थी x, ठीक है। तो पहली 3 संख्याओं मतलब पहली जो 4 संख्याएं है ना उनका औसत जो है उसका 3x है। तो ये हो गया आपके 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा आपके पास 12x यानी कि 12x आ जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि उन सभी 5 संख्याओं का जो औसत है वो 85.8 हो, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया आपको, 85.8 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, क्योंकि 5 संख्याओं का बोला गया है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 429, ठीक है ना। अब बोला गया था कि 5वीं संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए पहली 4 संख्याएं क्या थी, 12x, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपके 3 गुना है 5वीं संख्या का, तो 3x इंटू 4 यानी कि 12x ये हो गया। और हमने संख्या मानी थी 5वीं x, ठीक है। तो पहली 4 संख्याओं मतलब कि 12x और अगली 5वीं संख्या जो कि हमने मानी थी x, तो यहाँ पे ये आ गया इक्वल किसके, 429 के।
तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 33। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप की बात आपको समझ आई होगी। वैसे मैं जो है मैथ्स थोड़ा आपको डिटेल में नहीं समझा पाता हूँ, तो उसकी जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि दिल्ली की जो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी वो कौन थी। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं रजिया सुल्तान, नूरजहां, चांद बीवी या फिर जो है बेगम हजरत महल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। देखिए दिल्ली पर शासन करने वाली जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी वो आपके रजिया सुल्तान थी, और इसने जो है आपके 1236 से लेकर के 1240 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, और दोस्तों रजिया सुल्तान को जो है इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इसने जो है मतलब कि पर्दा प्रथा का ना केवल विरोध किया था बल्कि खुद भी जो है पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। ठीक है, और उस समय में जो है पर्दा प्रथा काफी बड़ा इशू था, तो उस वजह से भी जो है रजिया सुल्तान को याद किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो इनमें से कौन सी है। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, तो जो भी इसका सही आंसर होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ में जो है शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ जो वो टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।